हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं पीआरटी टीचर क्लासेस में। देखिए, कहा जाता है कि आप दुनिया में भले ही पीछे रहिए, ठीक है, लेकिन जब मौका मिले तो तैयारी इतनी अच्छी रखिए कि दुनिया से पलक झपकते ही आगे निकल जाइए। आज जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिसको जिसको जिसके पिता ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ये व्यक्ति रुका नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ें आज पढ़ाई जाएंगी इतिहास के बारे में, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। ठीक है, जो इनके पिता थे बिंदुसार, ये नहीं चाहते थे कि ये सम्राट बने, ठीक है, या शासक बने या राजा बने। वो चाहते थे कि सुसीम राजा बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, तो और इस व्यक्ति के जीवन में ये भी देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति प्रेम में किस तरह से बिछड़ गया और प्रेम में इसके साथ क्या हुआ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि याद रखिएगा, भगवान कृष्ण भी जिस सब चीज जीत गए थे लेकिन प्रेम में हार गए। तो हम हमारी आपकी क्या औकात है और क्या अस्तित्व है। तो उन सब चीज़ों को आज आपको जो पढ़ाने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा है और सीखने को भी मिलेगा, और आपको कहते हैं ना कि इसमें मज़ा आने वाला है। ठीक है, मज़ा आने वाला है। आज चैप्टर को पढ़िएगा, कोशिश करिएगा पढ़ने की, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कहानी की तरह पढ़ाऊंगा, ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा, बोर नहीं होने दूंगा, और मज़ा आने वाला है। यह एक ऐसा बच्चा जिसे कहा जाता है कि इसने 101, जब बड़ा हुआ तो 101 भाइयों की हत्या कर दी इसने। ठीक है, 101 भाइयों को खत्म कर दिया। और इसके पिताजी की 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी। लेकिन इसका जन्म हुआ तो वो जो माँ थी, ठीक है, तो बिंदुसार बिंदुसार ठीक है, बिंदुसार पिता थे। बिंदुसार क्या थे? पिता थे। माता का नाम शुभद्रांगी। ठीक है, कौन था? शुभद्रांगी। माता का नाम शुभद्रांगी था। यह क्या थी? माता जी थी। और ये कौन थे? पिताजी थे। ठीक है, पिताजी। ठीक है, पिता और माता, ये दो लोग। ठीक है, इन्हीं से इनका जन्म हुआ अशोक का। अशोक का, ठीक है, अशोक का। ठीक है, अशोक का जन्म हुआ। और अशोक का जन्म हुआ, और कहा जाता है कि अशोक जो थे, ध्यान से सुनिएगा, कल ही बात हुई थी। जो बिंदुसार थे, बिंदुसार चाहते थे कि सुसीम सुसीम शासक बने। ठीक है, शासक बने। ठीक है, बने। तो ये कहाँ का राज्यपाल था? कुमार कहाँ का था? राज्यपाल कहाँ का था? तो तक्षशिला का था। कहाँ का था? तक्षशिला का था। और ये कहाँ के थे? तो अवंती के थे। ठीक है, अवंती मतलब समझिएगा, अवंती मतलब समझने की कोशिश करिएगा। अवंती को इस समय क्या कहते हैं? अवंती को इस समय में याद रखिएगा क्या कहते हैं। अवंती जो है अब इस समय उज्जैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। तो ये यहाँ का कुमार था और ये यहाँ का कुमार था। ये यहाँ का सुसीम जो था तक्षशिला का राज्यपाल था, अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जिस तरह से इसके ये बिंदुसार चाहता था कि ये क्या करे? शासक बने, लेकिन ये नालायक था। ठीक है, इसको सत्ता संभालने आती नहीं थी। ठीक है, एक बार जब तक्षशिला में वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया तो ये असफल रहा, तब अशोक को जाना पड़ा। ठीक है, अशोक को जाना पड़ा। ठीक है, अशोक को जाना पड़ा। ठीक है, ठीक है, अशोक को जाना पड़ा और अशोक ने उसको संभाला और शांत किया। लेकिन दूसरे विद्रोह के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, ये नोट्स करिएगा। मैं इसको पूरे कहते हैं कि लिखाते चलूंगा, आपको समझाते चलूंगा। ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक है उसको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये इसको बनाना चाह रहे थे, तभी तभी जो था, तभी एक कहते हैं कि व्यक्ति है जिसको हम लोग जानते हैं, और उस व्यक्ति का, ठीक है, उस व्यक्ति का जो कहा जा सके तो वंशज था। ठीक है, ठीक है, उस व्यक्ति का वंशज था। ठीक है, जिसने अशोक का साथ दिया। उसका नाम था राधा गुप्त।
ठीक है, राधा गुप्त था। यह किसका वंशज था? तो चाणक्य का वंशज था। देखो भाई, कहते हैं ना कि वंश किसका है और किस तरह से काम कर रहा है, उस चीज को देखिए। ठीक है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए किस तरह से कार्य करता है चाणक्य का वंशज था कौन? राधा गुप्त था। जब बिंदुसार चाहने लगे कि इसको शासक बनाया जाए, तब इसने राधा गुप्त ने अशोक के साथ मिलकर, फिर ठीक है, अशोक के साथ मिलकर इसको हराया। बताया जाता है कि चारों तरफ क्या कर दिया गया था, महल के चारों तरफ गड्ढा खनवाया था, किस तरह से इसकी हत्या कराई गई। ठीक है, उसमें शामिल था राधा गुप्त, जो चाणक्य का क्या था, वंशज था, और अशोक का साथ दिया और ये मारा गया। और मारे जाने के बाद शासक कौन बना? अशोक बना। ठीक है, सम्राट अशोक शासक बना। सम्राट अशोक शासक बना। ठीक है, सम्राट अशोक क्या बन गया? शासक बन गया। ठीक है, याद रहेगा भाई, सम्राट अशोक क्या हो गया? शासक बन गया। और जो 101 इनके 101 पुत्रों का मारने का, 101 पुत्रों को मारने का उल्लेख जिसमें है, उसे कहते हैं सिंहली। क्या कहते हैं? सिंहली अनुसरती। ठीक है, सिंहली अनुसरती से मिलता है। ठीक है, सिंहली अनुसरती। ठीक है, सिंहली अनुसरती से मिलता है, याद रखिएगा, सिंहली अनुसरती से मिलता है। ठीक है, सिरती। ठीक है, सिरती से मिलता है, यहाँ से मिलता है इनका, सिंहली अनुसरती से मिलता है कि इसने क्या किया था। इसमें वर्णित है कि इसने 101 पुत्रों की हत्या की थी। और यह 101 पुत्र किससे हुए थे? तो 16 पत्नियों से हुए थे। 16 पत्नियों से हुए थे। ठीक है, 16 पत्नियों से हुए थे। ठीक है, अभी बहुत एडवेंचर है। देखिए जिंदगी कैसे चलती है। कहा जाता है ना, भगवान ने हमको भेजा है, जब तक आप इस रूप में हैं अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाइए, एक दिन चले जाना है। जब तक किरदार में हैं तब तक इतना बढ़िया रंगमंच बना के रखिए ना, कि जब यहाँ से विदाई हो ना, तो लोग कहेंगे क्या कलाकार आया था धरती पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, उस तरह से देखते चलिए और समझिए। ठीक है, तो रंगमंच पर उतरा कौन? एक नायक जिसका नाम था अशोक। ठीक है, इसने क्या किया? अपने भाई को मारा। और किसकी मदद से मारा? तो राधा गुप्त की मदद से मारा। ठीक है, राधा गुप्त की मदद से मारा। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका राज्याभिषेक, भाई मार दिया तो अब तो राजा बनेंगे ही, राजा बनेंगे। तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269, ठीक है, बीसी से 332 बीसी तक इन्होंने शासन किया। तो 269 बीसी में इनका क्या हुआ? राज्य अभिषेक हुआ। कब हुआ? तो 269 बीसी में। इसको इसी तरह से नोट करिए और एक बार इसी तरह से कहानी की तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको लिखाएंगे नहीं आपको। ठीक है, इसी तरह से नोट बनवा रहे हैं, आप इसी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आपको लर्न भी होगा। ठीक है, और मेरी कहानी की तरह सुनते जाइए बस। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाइए। मैंने क्या बताया? सुभद्रागी और बिंदुसार का पुत्र सुसीम और अशोक थे। सुसीम को बिंदुसार चाहते थे कि ये शासक बने, लेकिन वो ऊपर मतलब नालायक था, अच्छा शासक नहीं बन पाया। अशोक को जब पता चला तो अशोक अवंती का यानी उज्जैन का राज्यपाल था, जबकि तक्षशिला का राज्यपाल सुसीम था। तो उसने राधा गुप्त की मदद से, यानी चाणक्य का जो वंशज था, उसकी मदद से सुसीम की हत्या की और उसके बाद शासक बना। ठीक है, अशोक क्या हुआ? शासक बना। ठीक है, और फिर राज्याभिषेक शुरू हुआ। भाई हत्या हो गई तो राज्याभिषेक तो होगा ही ना। राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ तो राज्य अभिषेक कब हुआ? तो 269 बीसी में। 269 बीसी से और 232 बीसी तक शासक रहा। ठीक है, 269 बीसी में क्या हुआ? शासक बना। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ, लेकिन 232 बीसी तक इसने क्या किया? शासन किया। 232 बीसी तक इसने शासन किया। अन्य नाम इनके, अन्य नाम, अन्य नाम सुनिएगा। अन्य नाम क्या थे इनके? तो देव नाम प्रिय दस्सी, पहला क्या निकला? देव नाम प्रिय दस्सी। देव नाम प्रिय दस्सी पहला नाम निकल कर आया। देव नाम प्रिय दस्सी, और एक नाम निकल कर आया प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी। ठीक है, ये भी एक नाम था, देव नाम प्रियदर्शी। फिर एक था प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी। ठीक है, इनके नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अभिलेखों से मिलता है। ये जो नाम है सारे, इनका अभिलेखों से उल्लेख मिलता है।
अभिलेखों से क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। एक अभिलेख था राजस्थान में, राजस्थान में, ध्यान से सुनिएगा। एक अभिलेख कहाँ पर था, तो राजस्थान में था। एक अभिलेख राजस्थान में था, ठीक है। एक अभिलेख जो था राजस्थान का कौन सा था, तो भ्रव अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। उसमें लिखा था, मैं मगध का शासक सम्राट अशोक देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, मैं मगध का शासक सम्राट अशोक देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ठीक है, ये सब लिखा। तब वहां से पता चला कि नहीं, इनका नाम क्या है, ये कौन किया है, तो इनके नाम क्या है, उपनाम क्या है, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, याद रखिएगा, देवनाम प्रियदर्शी। कल ही मैंने बताया था कि जो अन्य ये नाम हैं उनमें से देखिए कई ठो बहुत ही चर्चित हैं, जो अभिलेख हैं, जो बहुत चर्चित अभिलेख हैं, उनके बारे में भी सुन लीजिए। वो कौन कौन से अभिलेख हैं जो चर्चित है। पहला तो गुर्जरा है, कल ही बात हुई थी, ठीक है, पहला तो गुर्जरा है, उसमें कल ही बात हुई थी कि गुर्जरा के बारे में बात जरूर होगी। तो पहला कौन है, गुर्जरा है, पहला कौन है, गुर्जरा है। ये कहाँ पाया जाता है भाई, एमपी में है, ठीक है। जो ये अभिलेख कहाँ है, तो एमपी में है। दूसरा ये अभिलेख है, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ भाई, नहीं आप गड़बड़ा जाएंगे, अभिलेख, ठीक है। ये अभिलेख कहाँ पर है, एमपी में है। ये कहाँ पर है, एमपी में अभिलेख है। ये अभिलेख एमपी में है, ठीक है, एमपी में है। मस्की, ये है मास्की, यहाँ पर भी इनके नाम उल्लेखित मिले। ये जहाँ पर नाम उल्लेखित है वही लिखवा रहा हूँ। गुर्जरा हो गया जो एमपी में है, मास्की, तीन ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर पाए गए हैं, जैसे मास्की हो गया, फिर नेट्टूर हो गया, नेट्टूर, ठीक है। एक और है वो भी, ठीक है, जो उदय गोलाद अभिलेख, उदय गोलाद अभिलेख, ठीक है, अभिलेख, ठीक है। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों कहाँ पर थे, कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। ये तीनों कर्नाटक में है, ये तीनों कर्नाटक में है। और इन तीनों में इनके नाम क्या है, चर्चित हैं। इन तीनों में इनके नाम का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। मास्की, नेट्टूर और उदय गोलाद अभिलेख, मास्की, नेट्टूर, उदय गोलाद अभिलेख, मास्की, नेट्टूर, उदय गोलाद अभिलेख कर्नाटक में है। गुर्जरा अभिलेख एमपी में है। पूछ लेता है भाई, पूछ लेगा आपसे, ठीक है, पूछ लेगा। जहाँ पर आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई, तो इनका जो अभिलेख है वो किस, मतलब किस लिपि में लिखा गया है उसके बारे में भी वर्णन कर लेते हैं भाई। अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके अभिलेख के वर्णन को भी बात कर लेते हैं कि किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी क्या करेंगे, बात कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। ये जो अभिलेख लिखे गए थे इनमें मुख्य रूप से 4 लिपि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। भारत में जिस लिपि का प्रयोग किया गया था वह ब्रह्म लिपि थी या ब्राह्मी लिपि थी, ब्रह्म लिपि या ब्राह्मी लिपि थी। पाकिस्तान में जो लिपि, पाकिस्तान में भी ये पूरा इनका साम्राज्य फैला हुआ था, इधर बर्मा तक फैला हुआ था, दक्षिण भारत में भी फैला हुआ था, इधर आपका पाकिस्तान, तुर्की, इधर तक फैला हुआ था इनका, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र इनके थे, ठीक है। तो पाकिस्तान में खरोष्टी था, जो लिपि थी वो खरोष्टी थी, और अफगानिस्तान में अरमाइक था, और जो ग्रीक में था ग्रीक लिपि थी, ठीक है। ग्रीक में, तुर्की वाला क्षेत्र ग्रीक में ही आता था, तुर्की वाला जो क्षेत्र था ग्रीक में ही आता था। तो वहाँ पर ये अभिलेख इस तरह से लिखे गए थे, यह अभिलेख इस तरह से लिखे गए थे, याद रखिएगा। तो उस समय तक सबसे बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर रखे थे, सबसे बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर रखे थे। तो भारत में अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। भारत में जो अभिलेख की लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। जबकि पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी। इसमें से कुछ लिपियां क्या थी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चलती थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि थी, अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में और अरमाइक लिपि थी। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि थी। ठीक है, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि थी। भारत में ब्राह्मी लिपि से अभिलेख लिखे गए, जबकि पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया, जबकि ग्रीक में ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया। तुर्क जो क्षेत्र था वहां पर ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, लिखवा देता हूं अभी। ठीक है, तुर्क में ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ। ठीक है, ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ। तुर्क में ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ, याद रखिएगा। तुर्क में ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ। ठीक है, याद रहेगा, तुर्क में ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ। इतना अगर समझ में आ गया हो तो चला जाए। फिर सुनिए, भारत में ब्रह्म लिपि, पाकिस्तान में खरोष्ठी, अफगानिस्तान में अरमाइक और तुर्क में कौन सा लिपि था? तो ग्रीक लिपि थी। ठीक है, ग्रीक लिपि थी। सर्वप्रथम भारत में शिलालेख की स्थापना या शिलालेख पर लिखने की शैली जो शुरू की थी वो सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये हो गया होगा भाई, लिख लिए होंगे सब। आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं जो मैंने एग्जाम में देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा, वही आपको पढ़ा रहा हूं। आपको कम समय में ज्यादा चीज देने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम शिलालेख की शुरुआत सम्राट अशोक ने की। ठीक है, अभी लिखते जाइए, अभी इनकी प्रेम कहानी बाकी है। सुनना है तो बने रहिएगा, पूरा देख के जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने कुल 14 शिलालेख का निर्माण कराया। 14 शिलालेख का क्या कराया था? निर्माण कराया था। ठीक है, बहुत कम शब्दों में आपको समझा के जाऊंगा, याद करा के जाऊंगा। ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कम शब्दों में आपको बता के जाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ समझा के चला जाऊंगा। ठीक है, बस आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत चीजें हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हमने बता दिया 14 था। कितना था? 14 था। ठीक है, और भाई शिलालेख है तो 14 शिलालेख है, तो इसकी खोज भी तो कोई किया होगा। इसकी खोज किसने की थी और कब हुई थी? तो 1750 में ठीक है, पाद्रेटी पैंथर 1750 में पाद्रेटी पैंथेलर, ठीक है, पाद्रेटी पैंथेलर ने क्या किया था? इन शिलालेखों की खोज की थी। ठीक है, पैंथेलर ने ठीक है, पाद्रेटी पैंथेलर ने क्या किया था? ठीक है, क्या किया था? इसकी खोज की थी। पाद्रेटी पैंथेलर ने इसकी खोज की थी 14 शिलालेखों की। अब भाई खोज तो हो गई, लेकिन इसकी भाषा क्या थी? सांकेतिक भाषा थी। भले लिखा क्या था, लिपि का प्रयोग हुआ था, लेकिन उस समय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो वो भाषा ऐसी थी जो समझ में ही नहीं आ रही थी। तो भाई अब खोज तो हो गई, लेकिन पढ़ेगा कौन उसे कौन पढ़ेगा? तो पढ़ने वाला जो था, ठीक है, उस जो पढ़ने वाला था वो कोई अलग व्यक्ति था। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी समझेंगे कि किसने पढ़ा था। तो उसको आगे की तरफ देखते हैं, पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए, उसको क्यों रोके हैं अभी आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, अब सुनिए 14 शिलालेख। ठीक है, 14 शिलालेखों के बारे में
14 शिलालेख निम्न है। लेख निम्न है। पहला 14 शिलालेख निम्न है। पहला देखिए क्या है। पहला क्या था, पहले में क्या कहा गया भाई। पहले में भाई चूंकि सम्राट अशोक के बारे में बात करें, सम्राट अशोक के बारे में बात करें तो उस समय तक सम्राट अशोक का मन परिवर्तित हो गया था। ठीक है, क्यों परिवर्तित हुआ था उसका कारण सुनिए। कल मैंने आपको बता दिया था कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया गया, बहुत से घर उजड़ गए, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, सारी चीज़ें। उसमें भी एक महिला थी, ठीक है, जो जिस राज्य को ये जीतना चाह रहे थे, जिस राज्य को ये जीतना चाह रहे थे वो उन्हीं की निवासी थी, वहीं की क्या थी, निवासी थी। ठीक है, वहीं की निवासी थी। और इनकी उससे क्या हो गई, मुलाकात हो गई। और उनकी क्या हो गई, इनकी क्या हो गई, उससे मुलाकात हो गई। ठीक है, और वो कहाँ की रहने वाली थी, वो जो निवासी थी कहाँ की रहने वाली थी, तो कलिंग की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, कलिंग की रहने वाली थी। ठीक है, कलिंग की रहने वाली महिला थी। ठीक है, याद रखिएगा कौन था, तो कलिंग की महिला थी। ठीक है, याद रहेगा भाई। तो कलिंग की महिला थी। अब ये कलिंग की जो महिला थी, इसने बोला, मतलब इन्होंने बोला कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, प्रेम करते हैं। तो उसने कहा कि इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा मेरे जो कलिंग के शासक हैं उनसे, क्योंकि वो लोग अपने देश से बाहर या कलिंग राज्य से बाहर, ठीक है, जो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र था उसी को कलिंग कहा जाता है, तो वो शादी विवाह नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। और ये वहाँ के जो कहा जाता है कि शासक थे अनंत पदानभ। ठीक है, ये शासक थे भाई। ठीक है, ये शासक थे। ठीक है, ठीक है, अनंत पदाभन, पदाभन भाई, नमो अजीब अजीब है, पदाभन। ठीक है, अनंत पदाभन से कहे, लेकिन वो क्या हुए, ये कहानी है एक तरह से, सुनिए, सुनकर आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको नोट करना है उसको आप नोट करिए। ठीक है, आपको उससे नहीं मतलब है क्या हुआ था क्या नहीं, आपको उससे नहीं मतलब है, आपको बस मतलब है कि इसको सीखने के लिए इस कहानी का क्या किए हैं, एक उपयोग किए हैं, ताकि आपको कल आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, इस चीज़ को लर्न कर लीजिए ताकि आपकी चीज़ें काम बन जाए आपका। ठीक है, आपका काम बन जाए। ठीक है, इस वजह से आपको बता रहे हैं, तो समझिएगा। ठीक है, तो अनंत पदाभन जो थे मना कर दिए भाई। और उसके बाद शुरू हुआ युद्ध। युद्ध शुरू हुआ, तो ये जो युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था दया नदी के समीप या दया नदी के तट पर। लिखते जाइएगा, ये कलिंग का युद्ध दया नदी के तट पर हुआ था, दया नदी के तट पर हुआ था, दया नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दया नदी के तट पर हुआ था। किसके लिए हुआ था, देवी नामक स्त्री के लिए हुआ था। और ये स्त्री भी उस युद्ध में अपने शासक, अपने राज्य को बचाने के लिए अपने लोगों के साथ युद्ध में कूद गई। और युद्ध करते समय इसकी क्या हो गई, हत्या हो गई, और इसका सिर सर से धड़ से अलग हो गया। कहते हैं ना कि जब प्यार बिछड़ता है तो आदमी टूट जाता है। ठीक है, टूट क्या जाता है, समझो मर जाता है, वही हालत इनकी हुई। उस समय जब ये स्थिति देखने को मिली, जब ये समय उनके ऊपर गुजरा, तब जाकर इनको एहसास हुआ कि ये किसके लिए हो रहा है। और उसके बाद जब पूरे चारों तरफ का स्थिति देखे तो इनका मन बहुत ही क्या हुआ, विचलित हुआ कि एक स्त्री को इस हाल में देखकर जब यह हाल हो गया, तो सोचिए यहाँ पर कितने लोग होंगे, कितने कितने पत्नियों के पति उजड़ गए, मारे गए, कितने पुत्र पुत्रियों के पिता मारे गए, और छोटे छोटे, कहते हैं कि छोटी अवस्था में भी युद्ध लड़ने के लिए 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग बंदी बनाए गए। तो सोचिए पूरा राज्य उमड़ पड़ा होगा उस युद्ध को लड़ने के लिए, और इतनी घमासान हुआ होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है, और वहीं से क्या हुआ, सम्राट अशोक का मन परिवर्तित हुआ, और सम्राट अशोक का मन परिवर्तित हुआ। ठीक है, इनकी वजह से
और सम्राट अशोक की जिद की वजह से और देवी नामक स्त्री से प्रेम की वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। और देवी को भी समझ में आया कि नहीं, हमें कहाँ से लड़ना है, अपने राष्ट्र की तरफ से लड़ना है, अपने धर्म की तरफ से लड़ना है, धर्म सॉरी कहिए, अपने देश की तरफ से लड़ना, अपने राज्य की तरफ से लड़ना है। और लड़ी और मारी गई, और मारी गई। तो जब इनको सम्राट अशोक को पता चला, सम्राट अशोक देखने गए, और उस स्थिति में सम्राट अशोक की वो हालत हुई कि कहिए मत कि क्या दशा हो गई थी। और ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था, सिंहासन पर, सम्राट अशोक के सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद हुआ था, 8 वर्ष बाद, यानी अगर हम कहें तो 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में यह युद्ध, कलिंग का युद्ध हुआ था। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, कहानी की तरह पढ़ लो, लर्न भी हो जाएगा, ठीक है, लर्न भी हो जाएगा। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चा जी, बहुत आराम से आप याद कर लोगे, ठीक है, ठीक है। और याद रखिएगा, इनको एक और नाम से जाना जाता था, ये भी सुन लो भाई, ये भी सुन लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि नहीं ये स्त्री है ही नहीं, थी ये, ठीक है, लेकिन कहा जाता है ना कि जो हमें पढ़ाना है वो समझिए, लेकिन सारी चीज़ें समझिए। इनका ये भी नाम है, ठीक है, ये नाम है देवी और कवार्क, ठीक है। और इन्हीं की वजह से ये युद्ध हुआ। और जब ये मारी गई, और कहाँ पर युद्ध हुआ था, दया नदी के तट पर हुआ था। अनंत पदाभन जो थे वहाँ के शासक थे। कहाँ के शासक थे, तो कलिंग के शासक थे, शासक, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया था, और इसी के बदले क्या हुआ, युद्ध हुआ। और सम्राट अशोक को जब ये सारी चीज़ें देखा सम्राट अशोक, तो उसका मन बहुत ही परिवर्तित हुआ। अब आइए, कहा जाता है, मैंने कहा ना, ये जो आप आए हैं, यह एक रंगमंच है। इस बार अपना किरदार ऐसा निभा के जाइए ना कि दुनिया आपको याद रखे। मैंने कहा था आपसे कि दुनिया आपको याद रखेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। उस तरह का लड़ाई या उस तरह का खेल कर जाइए, अपने जीवन के जो भी समय है, क्षण है, इस तरह से बिताइए कि लोग आपको याद रखें। आइए चलते हैं। जब अशोक के साथ ऐसा हुआ, तो अशोक उस समय बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन कहा जाता है ना, ठीक है, कपूत का पुत्र सूत होता है, ठीक है, ठीक है, कपूत का जो पुत्र होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सूत पुत्र निकल जाता है। तो इनके भाई, याद होगा, सुसीम का पुत्र था, ठीक है, सुसीम का पुत्र था, ठीक है। कौन था, तो निग्रोध था। कौन था, निग्रोध था, ठीक है। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, ठीक है, याद रखिएगा। पिता की मृत्यु के बाद निगोध क्या हुआ, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आइए भाई, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। जिस स्थिति में था, उस स्थिति के बारे में अगर इनकी कहानी शुरू की जाएगी तो आगे जाएगी कहानी, उससे मतलब नहीं है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। ये आकर अशोक से मिला, और अशोक को जब ये पता चला कि अरे ये मेरे भाई का लड़का है, तो अशोक इसको पूरा राजपाट देना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने बहुत लोगों का मन परिवर्तित किया था, खुद का मन परिवर्तित किया था। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको, ठीक है, कुछ देने आया हूँ। और वहीं से इनका बौद्ध धर्म की तरफ मन बढ़ा, और बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार किया। बौद्ध धर्म में जो भी चीज़ें थी उसको इन्होंने मानना शुरू किया, और यहीं से यह एक चीज़ निकल के आई कि सभी धर्मों का सम्मान करिए और सभी धर्मों को मानिए। जिनकी जो इच्छा हो उस धर्म को मान सकता है। मेरी इच्छा है बौद्ध धर्म को मानने की, तो मैं पूरे राज्य में ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग बौद्ध धर्म को मानो, ठीक, लेकिन बौद्ध धर्म पे चलते हुए जो भी अच्छे कार्य होंगे वो करता जाऊंगा। और उसी का उल्लेख जो है शिलालेख में है, 14 शिलालेखों में उसी का उल्लेख है। इसीलिए मैंने ये कहानी पहले नहीं सुनाई, बचा के रखा, ताकि आपको उसमें टर्न ला के दिखाऊं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और उसी 14 शिलालेख में जो अच्छी अच्छी चीज़ें बौद्ध धर्म की थी, वही क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। और इनके एक पुत्री और एक पुत्र ने इसको बहुत आगे तक फैलाया था, बहुत आगे तक इस चीज़ को फैलाया था। अब चलता हूँ शिलालेख की तरफ। अब शिलालेख के बारे में वर्णन करूंगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलें, ठीक है भाई। अगर ना समझ में आए तो वीडियो सेफ है, रिवाइज क्या करिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, पहला शिलालेख का पहला जो है उसके बारे में देखते हैं, और उसी में बताऊंगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है। चलिए,
अगर मात्रा गलत होगी तो भाई क्षमा करिएगा, ठीक है, वैसे गलत तो नहीं होना चाहिए, प्रयास रहता है। पहला, पशु बलि निषेध, पशु बलि नहीं होगी, पशु बलि नहीं होगा। फिर भी उसमें भी कुछ छूट मिली, जैसे मृग और मोर को मार सकते थे, ये चीज़ दिया हुआ है, कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया है। तो भाई हमें जो बताना था बता दिए, लेकिन आपको मृग को मार सकते हैं यानी हिरण को मार सकते हैं और मोर को मार सकते हैं, ये सब चीज़ें मत याद रखिए, आपको वो सब चीज़ें नहीं याद रखना। आपको याद रखना है कि पशु बलि क्या हो गया था, बंद हो गया था। निषेध, पशु बलि निषेध यानी हिंसा निषेध, यानी क्या हावी होगा, अहिंसा हावी होगा, अहिंसा हावी होगा, ठीक है। पहला ये हो गया, पशु बलि को रोक दिया गया और अहिंसा। भाई जिसने इतना खून खराबा देख लिया हो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, हमें आपको एक किसी का मर्डर हो जाए उसके सामने खड़ा कर दीजिए, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, बाकी आपकी मर्जी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो जाएगी ऐसा चीज़ देख के। तो जिसने इतनी हत्याएं देखी हैं वो क्या ही फिर उसकी हिम्मत पड़ेगी कुछ करने की, ठीक है, वो कभी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इतना इनका मन परिवर्तित हुआ, उसको देखिए कि कितना इनका मन परिवर्तित हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य, फिर भी ये किस तरह से रहना शुरू कर दिए थे, आप देखते जाइए, ठीक है। अशोक ने मनुष्यों और पशुओं दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की, अशोक ने पशु और मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था की, ठीक है। अशोक ने पशु व मनुष्य की चिकित्सा को बढ़ाया या व्यवस्था की, व्यवस्था बढ़ाया, ठीक है, याद रखिएगा। प्लस इसी में क्या हुआ, दक्षिण भारत के जो शासक थे, ठीक है, जो राज्य थे, उनके बारे में भी उल्लेख है। दक्षिण भारत के राज्य व शासकों का उल्लेख किया जो निम्न है, जो निम्न है। कौन कौन से हैं भाई, तो चेर है, पांडव है, चोल है, श्रीलंका है। चेर है, पांडव, चोल और श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। पांड्य जो भी है वो समझ सकते हैं, ठीक है। इनकी क्या किए थे, उल्लेख किए थे, किसमें किए थे, तो दो में किए थे, किसमें किए थे, दो में किए थे। एक में क्या था, एक में था पशु बलि निषेध हो गया, पशु बलि निषेध हो गया, अहिंसा हावी हुआ, ठीक है। दूसरा में क्या हुआ कि अशोक ने पशु और मनुष्यों की चिकित्सा को बढ़ावा दिया, ठीक है, या व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और साथ में क्या उल्लेख किया गया है, तो इतने राज्यों का क्या किए थे इन्होंने, इसमें भी उल्लेख किया था, ठीक है, इसमें भी क्या किया था, उल्लेख किया था, ठीक है। और जो तीसरा है, इसमें क्या किए थे, जो अधिकारी थे, जो इनके अंडर में अधिकारी थे, उनको क्या क्या दिया गया था, काम दिया गया था, उसके बारे में सुनिए, ठीक है, उसके बारे में सुनिए, ठीक है। तीसरा राज्य के अधिकारी, राज्य के अधिकारी। अब भाई अगर हम बात करें तो इस स्थिति में देखा जाए तो तीन अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। एक था राजुक, याद रखिएगा, इनके तीन इनके प्रशासन में, इनके शासनकाल में तीन जो इनके अधिकारी थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कौन थे, राजुक थे, ठीक है, कौन थे, राजुक थे। फिर कौन थे, युक्तक थे, ठीक है, कौन थे, युक्तक थे। राजीव थे, ठीक है, राजुक थे, युक्तक थे। और कौन थे, प्रदेशक, ठीक है, प्रदेशक थे। कौन थे, प्रदेशक थे। ये तीन लोग थे और इन्हें आदेश दिया कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत क्या करेंगे, दौरे पे जाएंगे, ठीक है।
क्या किए कि हर 5 वर्ष उपरांत अधिकारी को आदेश दिया कि 5 वर्ष के उपरांत दौरा करेंगे। अब दौरा कहाँ का करेंगे? अपने राज्य का करेंगे, लोगों के बारे में जानेंगे, ठीक है, लोगों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, भ्रमण करेंगे, ठीक है, किसको क्या तकलीफ है, किस तरह से जीवन चल रहा है, उन सब के बारे में क्या करेंगे ये लोग? चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्या किया था? इसी शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था। इसी शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया था, ठीक है। धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्या किया था? धार्मिक नियमों का उल्लेख किया था। पशु बलि निषेध किया, अहिंसा को बढ़ावा दिया। अशोक ने पशु व मनुष्य की चिकित्सा को बढ़ाया। दक्षिण भारत के राजे व शासकों का उल्लेख किया, किसी में? दूसरे में। चेर, पांडव, चोल और श्रीलंका के बारे में बताया। उसके बाद तीसरा जो था, राज्य के अधिकारी जैसे राजूक थे, युक्तक थे और प्रदेशक थे, इनको भैया आदेश दिया कि प्रत्येक 5 साल के उपरांत तुम क्या करोगे? जाकर भ्रमण करोगे, राज्य में भ्रमण करोगे, अपने अपने राज्य में क्या करोगे? भ्रमण करोगे। और कुछ धार्मिक क्या किए थे? नियमों का उल्लेख किए थे, ठीक है, धार्मिक नियमों का उल्लेख किए थे, ठीक है। चौथा जो था, इन्होंने भेरी घोष, ठीक है, इन्होंने चौथे में क्या किया था? जो इनका एक अपना क्या करते थे? अपना जो कहते थे कि मानते थे, ठीक है, जैसे भेरी घोष था, इस पथ को ये मानते थे, तो इन्होंने छोड़कर धम्म घोष को क्या किया था? अपनाया था। क्या किया था? धम्म घोष को अपनाया था। चौथा फिर से सुनिएगा, इन्होंने भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष को क्या कर लिया था? धम्म घोष को क्या कर दिया था? अपना लिया था या उसकी घोषणा कर दी थी। ये चौथे में लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। चलिए चलते हैं। चौथे में मैंने क्या कहा? चौथे में तो मैंने क्या कहा? इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी, ठीक है। इस शिलालेख में अभिलेख आ जाए शिलालेख, उससे विचलित मत होइएगा। इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की, ठीक है, याद रखिएगा। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की, ठीक है। अब पांचवा देख लेते हैं भाई, पांचवा में क्या कहा गया है? पांचवें को समझ लेते हैं, पांचवा भी जरूरी है, पांचवा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांचवें में क्या किए थे इन्होंने? पांचवें में क्या किए थे? नियुक्ति दी थी, ठीक है। पांचवें में क्या किए थे? ठीक है, पांचवें में क्या किया था? नियुक्ति दी थी। किसकी नियुक्ति दी? धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पांचवें में इस शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है, धम्म महापात्रों के नियुक्ति का उल्लेख मिलता है।
नियुक्ति के उल्लेख मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा वो डाल दें भाई, इंक डाल दें, नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। ये पांचवा हो गया। छठवां क्या था भाई? छठवां क्या था? तो इसमें था कि आत्म नियंत्रण की दीक्षा दी गई थी। इसमें क्या थी? तो आत्म नियंत्रण की दीक्षा दी गई थी। ठीक है, इस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की क्या की गई थी? दीक्षा दी गई थी। इस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की दीक्षा दी गई थी। ठीक है, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की दीक्षा दी गई थी। ठीक है, किसमें? छठे वाले में भाई, छठे वाले में। चलिए सातवां भी जान लेते हैं। ठीक है, अब सातवें में क्या था? ठीक है, सातवें में क्या था? सातवें में जो भी चीज़ें लिखी गई थी, ठीक है, सातवें में जो लिखा था, ठीक है, उसी से संबंधित जो था आठवें में भी लिखा गया था। उसी से संबंधित जो था आठवें में भी लिखा गया था। किसके बारे में लिखा गया था? तो तीर्थ यात्रा के बारे में लिखा गया था। जो तीर्थ यात्रा थी उसके बारे में लिखा गया था। ठीक है, और धार्मिक समन्वय के बारे में लिखा गया था। धार्मिक समन्वय के बारे में लिखा गया था। मैं छठवां, सतवां और आठवां दोनों एक साथ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आठवां ये याद रखिएगा दोनों। तीर्थ यात्रा और धार्मिक समन्वय की बात करा। धार्मिक समन्वय से मतलब समझिएगा, शुरू में ही बता दिया था। अशोक का कहना था कि मैं बौद्ध धर्म अपना लिया हूं, तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा राज्य बौद्ध धर्म को अपनाए। नहीं भाई, सभी अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। कोई जैन धर्म अपनाए, कोई शैव धर्म अपनाए, कोई हिंदू धर्म अपनाए, कोई इस्लाम धर्म अपनाए, जो भी अपनाना है। ठीक है, मेरे राज्य का विस्तार यहाँ तक है, तो जो चाहे वो धर्म अपना सकता है। उसको पूरी छूट है, पूरी तरह से क्या है? छूट है। ठीक है, उसमें कोई उसको दबाव नहीं है। ठीक है, उसको क्या है? दबाव नहीं है। मैं चाहता हूँ सतवां पहले इसे पढ़ा दूँ आपको। इसमें धार्मिक समन्वय की, धार्मिक समन्वय, धार्मिक धार्मिक समन्वय कैसे लिखेंगे भाई? धार्मिक समन्वय। ठीक है, धार्मिक समन्वय, समन्वय का उल्लेख था। उल्लेख था, कभी कभी समझ में नहीं आता है कैसे लिखें। ठीक है, धार्मिक समन्वय का उल्लेख था। आठवां क्या था? भूल जाने में आता है। आठवां क्या था भाई? तीर्थ यात्रा का वर्णन था। 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 और जब इन्होंने वर्णन शुरू किया, और तीर्थ यात्रा शुरू की, तो सबसे पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले कहाँ गए थे? तो सबसे पहले ये कहाँ गए थे? बोध गया गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे? बोध गया गए थे। बोध गया क्यों गए थे? क्योंकि गौतम बुद्ध को वहाँ क्या हुआ था? शिक्षा प्रदान हुई थी, या कहा जाता है कि वहीं से उनको क्या हुआ था? ज्ञान हुआ था। ठीक है, उसके बाद कहाँ गए? तो लुम्बिनी गए। और इसी में कहा गया कि कुछ करों की छूट भी मिली, कर में छूट भी मिली। ठीक है, कुछ करों में, कर में छूट मिली। ठीक है, कर में छूट मिली। ठीक है, मिली मिली। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा का वर्णन था। गया गए तो 10वें वर्ष, जब सिंहासन पर बैठे थे उसके 10वें वर्ष। ठीक है, और फिर जो लुम्बिनी गए तो वो 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साल वृक्ष के नीचे हुआ था, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और 10वें वर्ष सिंहासन पर बैठने के 10वें वर्ष गए थे, और लुम्बिनी गए थे 20वें वर्ष में। ठीक है, 11वां जो था भाई, सॉरी 8 हो गया ना, 9वां बता ले भाई, 9 10 बताएं, 9वां क्या है उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, 9वें में कहा गया सच्ची शिक्षा और शिष्टाचार की बात की गई। 9वें में सच्ची शिक्षा और शिष्टाचार की बात की गई। 9वें में क्या कहा गया? सच्ची शिक्षा और शिष्टाचार की बात हुई। नौवां, सच्ची शिक्षा व शिष्टाचार,
शिष्टाचार का उल्लेख है, सच्ची शिक्षा और सच्ची शिक्षा और शिष्टाचार का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख है, ठीक है, याद रखें। 10वां क्या था? 10वां भाई यही था कि प्रत्येक अधिकारियों को आदेश दिया कि आप हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ठीक है। 10वां, इस शिलालेख में अशोक ने अधिकारियों को आदेश दिया कि आप, इस शिलालेख में अशोक ने अधिकारियों को आदेश दिया कि आप हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ठीक है, सोचेंगे, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। याद रखिए, इन्होंने एक आदेश दिया भैया कि इसमें क्या करो, तुम प्रजा के हित के बारे में सोचो, ठीक है, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ठीक है, याद रखिएगा कि आप भैया प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात भाई? 11वां देखिए, तो 11वां में क्या हुआ था, धम्म की व्याख्या की गई थी। जो धम्म थे, ठीक है, जो धम्म थे उनकी व्याख्या की गई थी, धम्म की व्याख्या। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, जहाँ से बनेगा मैं बता देता हूँ। धम्म की व्याख्या 11वां। 12वां क्या था, ठीक है, 10 हो गए, 11 हो गए, ठीक है। धम्म की व्याख्या, ठीक है, धम्म की व्याख्या हो गई, ठीक है भाई, धम्म की व्याख्या भी हो गई, ठीक है, याद रखिएगा, धम्म की व्याख्या हो गई, ठीक है। और इसी ग्रह में ये भी कहा गया कि ब्राह्मणों को सताएंगे नहीं आप, ब्राह्मणों को न सताया जाए, ठीक है। 12वां जो था पहले ये समझ लीजिए कि 11वें में धम्म की व्याख्या तथा ब्राह्मण को नहीं सताएंगे, ये भी चीज़ें कही गई, ठीक है, ये भी चीज़ें कही गई, ठीक है। 12वां में क्या हुआ, तो 12वां में इन्होंने कहा कि स्त्री महापात्रों की क्या होगी, नियुक्ति होगी। 12वें में स्त्री महापात्रों की क्या होगी, नियुक्ति होगी, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति होगी, ठीक है, नियुक्ति होगी, और उनके साथ कोई भी मतभेद नहीं किया जाएगा। उन्हें जिस तरह से पुरुष महापात्रों की नियुक्ति हुई है, जिस तरह से उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो इनको भी दिया जाएगा, ठीक है। सभा में इनको भी शामिल किया जाएगा, इनको भी सम्मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनको स्त्री होकर क्या किया जाएगा, इनके विचारों को नहीं सुना जाएगा, नहीं भाई, इनके विचारों को भी सुना जाएगा, ठीक है। 13वां में ही कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है, 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन तथा हृदय परिवर्तन किसका, अशोक का, तथा पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी मिलता है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी मिलता है, ठीक है भाई। दिखाई दे रहा है, जरा देख लो, हाँ भाई दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी मिलता है। फिर से सुनिएगा, 9वें में सच्ची शिक्षा शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में इस शिलालेख में अशोक ने अधिकारियों को क्या दिया, आदेश दिया
कि आप हमेशा प्रजा के हित में के बारे में सोचेंगे। धम्म की व्याख्या 11वें में की। स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की बात 12वें में की गई। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। 13वें में क्या किया गया? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। और क्या किया गया भाई? तो हृदय परिवर्तन की बात हुई और पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया। 14वां जो था उसमें क्या था कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तो वो भगवान के पास जाता है या संतों के पास जाता है जिनको वो मानता है, चाहे कोई भी हो, तो उनसे क्या करता है? प्रार्थना करता है। तो वही था 14वें में क्या किया गया था? इन्होंने भगवान से जुड़ने की कोशिश की और जीवन भर क्या करने की कोशिश की कि शांति बना के रहेंगे, जीवन भर अहिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा। ये सारी चीज़ें क्या की थी? इन्होंने कहा था। ठीक है, इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और 14वां ही सबसे छोटा शिलालेख है, जबकि 7वां सबसे बड़ा शिलालेख है जिसमें धार्मिक समन्वय की बात की गई है। ठीक है, धार्मिक समन्वय की बात जिसमें की गई है, यह सबसे बड़ा शिलालेख है और सबसे छोटा शिलालेख 14वां है। सबसे छोटा शिलालेख 14वां है। भाई लिखाने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 14वां क्या है? सबसे छोटा शिलालेख है। और सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? तो आपका कौन सा है? 7वां है। 7वां सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि लंबा। ठीक है, सबसे लंबा शिलालेख है, याद रखिएगा, सबसे लंबा शिलालेख है। और जो 10वां सबसे छोटा शिलालेख है, इसी को रुमनदेई शिलालेख भी कहते हैं। सबसे छोटा जो है उसे रुमनदेई शिलालेख भी कहते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अपने दिमाग से निकलने मत दीजिएगा। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा मैंने बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा जी, इसमें बार बार चर्चा नहीं होगी। अब हम बात करेंगे 7, ठीक है, 7 अभिलेखों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 7 अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। सॉरी, अभिलेख कर रहे हैं, स्तंभ लेखों के बारे में चर्चा करेंगे। वो 7 स्तंभ लेख क्या हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट पर स्टार भी लगा देंगे आपको। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पर स्टार भी लगा देंगे। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी चलते रहिए। अशोक ने 7 स्तंभ लेख का निर्माण कराया। ठीक है, 7 स्तंभ लेख का भी क्या कराया? निर्माण कराया। 7 स्तंभ लेख का निर्माण कराया। ठीक है, 7 स्तंभ लेख का निर्माण कराया। भाई अब जिस तरह से शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ था, इसमें कितनी लिपियों का प्रयोग हुआ था? तो याद रखिएगा, स्तंभ लेख में केवल और केवल 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 ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। ठीक है, केवल ब्राह्मी लिपि थी। सातों के सातों में क्या था? ब्राह्मी लिपि था, याद रखिएगा। सातों के सातों क्या थे? ब्राह्मी लिपि में थे, याद रखिएगा बेटा। सातों के सातों किस में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। ऐसा कोई नहीं था जो ब्राह्मी लिपि में न हो, सातों के सातों थे। ठीक है, और यह याद रखिएगा, सातों जो थे छह अलग स्थानों से प्राप्त हुए। पूछ सकता है कि बताइए स्तंभलेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए? तो 6 अलग स्थानों से प्राप्त हुए। इसमें से 2 एक स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्तंभ लेख जो थे 6 अलग स्थानों से प्राप्त हुए थे। इसमें से 2 जो थे एक स्थान से प्राप्त हुए थे। उनके बारे में बात करेंगे, वो बिहार से मिले थे, याद रखिएगा। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, याद रखिएगा। पहला, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, यह कहाँ पर था? पहले कहाँ पर था? तो पहले कौशाम्बी में था। ठीक है, पहले कहाँ था? कौशाम्बी में। पहले
पहले कौशाम्बी कहाँ था? कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में था। ठीक है, बाद में कहाँ पहुंचा? इलाहाबाद। बाद में कहाँ पहुंचा? इलाहाबाद। कहते हैं कि एक महान सम्राट, एक महान व्यक्ति के बारे में एक महान व्यक्ति ही समझ सकता है। ठीक है, एक महान व्यक्ति ही उसके किए गए कार्यों का सम्मान कर सकता है। एक महान व्यक्ति के जो भी आचरण है उनका सम्मान कर सकता है। एक महान व्यक्ति के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन कर सकता है। तो पहले ये कौशाम्बी में था। ठीक है, कौशाम्बी में था। ठीक है, पहले ये कहाँ पर था? कौशाम्बी में था। ठीक है, कौशाम्बी में था। ठीक है, पहले ये कहाँ पर था? तो कौशाम्बी में था। फिर इसको कहाँ लाया गया? कौशाम्बी में था। फिर इसको कहाँ लाया गया? तो इसको लाया गया इलाहाबाद लाया गया। कौन लाया था भाई? लाने वाला, लाने वाला, लाने वाला, लाने वाला अकबर था। अकबर। कहे ना, एक महान शासक दूसरे महान शासक का क्या करता है? सम्मान करता है। ठीक है, एक महान शासक दूसरे महान शासक का क्या करता है? सम्मान करता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौशाम्बी में, याद रखिएगा। ठीक है, पहले कौशाम्बी में था, फिर इलाहाबाद लाया गया। कहाँ लाया गया? इलाहाबाद लाया गया। लाने वाला कौन था? अकबर था। दूसरा है दिल्ली टोपरा। क्या है दूसरा? दिल्ली टोपरा। ठीक है, सॉरी, टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। तो ये दिल्ली से टोपरा लाया गया। पहले कहाँ था? अरे सॉरी यार, दिल्ली टोपरा पहले कहाँ था? टोपरा में था, टोपरा में था। फिर बाद में कहाँ लाया गया? बाद में दिल्ली लाया गया, बाद में दिल्ली लाया गया। ठीक है, कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया। कौन लाया भाई? फिरोज शाह तुगलक लाया। कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये भी अपने में कम नहीं था भाई। ठीक है, ये भी अपने में कम नहीं था। तीसरा दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। ओहो, 2 मिनट रुक जाइए भाई, 2 मिनट। चलिए, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। ठीक है, दिल्ली मेरठ। पहले कहाँ था? पहले था मेरठ में। फिर लाया कहाँ गया? दिल्ली लाया गया। कौन लाया भाई? दिल्ली लाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लाया। ये दोनों फिरोज शाह तुगलक ने लाया और दोनों कहाँ पर है? दिल्ली में है। दोनों कहाँ पर हैं? दिल्ली में है, याद रखिएगा। दोनों कहाँ पर हैं? दिल्ली में है। ठीक है, 6 स्थानों पर प्राप्त हुआ है। सब देख लीजिए, 6 स्थानों से। एक कौशाम्बी से पहला, दूसरा टोपरा से, तीसरा मेरठ से। अभी और बाकी हैं, सबको बता देता हूँ। ठीक है, फिर अगला प्राप्त हुआ, कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो रामपुरवा में प्राप्त हुआ। कहाँ पर प्राप्त हुआ? रामपुरवा। ठीक है, रामपुरवा स्तंभ लेख था जो चंपारण में स्थित था। ठीक है, जो कहाँ पर था? चंपारण में, रामपुरवा अभिलेख। ठीक है, कौन सा? रामपुरवा अभिलेख। देखिए कौन सा है भाई? चौथा, रामपुरवा अभिलेख। ठीक है, रामपुरवा। ये कहाँ से मिला? तो चंपारण से मिला। कहाँ पर मिला? चंपारण, चंपारण। ठीक है, चंपारण में मिला। ठीक है, कहाँ पर मिला? तो चंपारण। यानी चंपारण कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं कि चंपारण कहाँ पर है। चंपारण कहाँ पर है, याद रखिएगा। ठीक है, चंपारण में मिला। ठीक है, यह स्तंभ लेख कहाँ पर मिला? चंपारण मिला। ठीक है, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदगढ़, ये भी 3 कहाँ मिले? चंपारण में मिले। ये भी कहाँ मिले? चंपारण में मिले। ठीक है, लौरिया, रामपुरवा, लौरिया अरेराज। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए तब बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नौपुरवा हो गया चंपारण से, लौरिया, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ से मिला? तो चंपारण बिहार, चंपारण बिहार। ठीक है, फिर क्या था? लौरिया, लौरिया
ठीक है। लौरिया अरेराज कहाँ से मिला? चंपारण से मिला। लौरिया नंदगढ़ कहाँ से मिला? चंपारण से मिला। लौरिया लौरिया नंद या नंदनगढ़ कहाँ से मिला? चंपारण से। लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, गढ़ कहाँ से मिला? चंपारण बिहार, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गए आपके 6 स्थानों से ये मिले थे, याद रखिएगा 6 स्थानों से ये क्या हुए थे? मिले थे, ठीक है, 6 स्थानों से मिले थे, ठीक है। अब आगे की बात करें, ये जो भी लिखवाए गए थे, ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी, ये सब क्या हो गया था? ध्यान में रखने वाली चीज है। स्तंभ लेख क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, सबके बारे में हमने चर्चा किया है और सारी चीजों को समझाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा। देखिए इन्होंने शिलालेख, स्तंभ लेख, फिर गुहा लेख, ठीक है। तो गुहा लेख इनके 2 थे, गुहा लेख जो थे वो 2 थे, ठीक है। सॉरी, दो नहीं गलत बोल रहे हैं। गुहा लेखों की संख्या, गुहा लेखों की संख्या क्या? 3 थी। गुहा लेखों की संख्या क्या थी? 3 थी, ठीक है। गुहा लेखों की संख्या 3 थी। 2 इसी वजह से आया क्योंकि इसमें 2 बहुत क्या थे? मुख्य थे, ठीक है। उसमें विस्तृत वर्णन, लेकिन वो कभी वहां से क्वेश्चन नहीं आया, इस वजह से हम इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। अब मैंने कहा कि ये जो लिखे गए थे तो लिपि में लिखे गए थे, सांकेतिक भाषा थे, ठीक है। भले लिपि था लेकिन भाई अजीब लिखे गए थे, ठीक है। तो 1750 में तो इनको मतलब शिलालेख कौन खोजा था? अभी पता है, अभी बताए कि टी पैंथर जो थे, पैंथलर जो थे, उन्होंने खोजा था। लेकिन पढ़ने वाला कौन था? तो जेम्स प्रिंसपे था। कौन था? जेम्स प्रिंसपे, जेम्स जेम्स प्रीसेप, जेम्स प्रीसेप, ठीक है। जेम्स प्रीसेप जो था, इसी ने क्या किया था? पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1836 में, ईस्वी में, 36 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, ठीक है। 1836 भी कहीं लिखा है तो कहीं कहीं 1837 भी लिखा है, ठीक है। 1837 ईस्वी भी लिखा है, याद रखिएगा। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रहेगा। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? इसको पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रहेगा भाई। अब आ जाते हैं सम्राट अशोक के जरिए एक क्या किया गया था, क्या क्या बनाया गया था? तो एक स्तंभ बनवाया गया था जो वाराणसी में स्थित है, यूपी के वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? तो वाराणसी के यूपी में स्थित है, ठीक है। स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ, ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, ठीक है, वाराणसी में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा बातों को। कहा जाता है कि इसमें कुल 4 सिंह हैं, ठीक है, जो ऊपर की तरफ नहीं, इसमें 5 सिंह हैं। 4 तो ऊपर हैं और एक नीचे है, और उसके वो किसके साथ है? तो भैंसा और गैंडा के साथ है, याद रखिएगा। भैंसा और गैंडा के साथ है, याद रखिएगा, ठीक है। भैंसा और गैंडा के साथ है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर लिखा है सत्यमेव जयते, लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, ठीक है। 4 ऊपर हैं, चारों तरफ दिखेंगे, चारों दिशाओं में उनका मुख है, लेकिन एक नीचे की तरफ है, ठीक है। सांची का स्तूप अशोक ने ही और रायसेन में मिलता है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप एमपी में, सांची का स्तूप, ठीक है, एमपी, ठीक है। अशोक द्वारा ही, अशोक द्वारा ही सांची का स्तूप। अच्छा, एक चीज भूल गए थे बीच में, अशोक के जो गुरु थे वो कौन थे? उपगुप्त थे। कौन थे? उपगुप्त, याद रखिएगा। अशोक के गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त था। अशोक के गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त था। क्या नाम था? उपगुप्त था, याद कर लीजिएगा कि अशोक के गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त था, ठीक है। क्या था? उपगुप्त नाम था, ठीक है, याद रखिएगा भाई, भूलिएगा नहीं। हम भूल गए थे तो आप मत भूलिएगा, ठीक है। इसीलिए होता है ना कि हमें थोड़ा सा देख कर हिंट देखना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाता है? भूल जाते हैं भाई, ठीक है। तो उपगुप्त थे, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, इसी पर चर्चा कल आगे बढ़ेगी। हमने जो आपको चीज़ें बता दी हैं उनको 1 बार 2 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कल जो है इनके प्रशासनिक जो राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे, व्यापार व्यापार के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे,
और अंतिम शासक है, क्योंकि इनके बाद कोई चर्चित शासक नहीं था और न वहाँ से बहुत क्वेश्चन आया। अगर आया होगा तो हम जब क्वेश्चन कराएंगे आपको तो उसी समय रिवाइज करा देंगे। बाकी जितना पढ़ा दिया है यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, देख लीजिएगा। इस वजह से कहूँगा रिवाइज कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है कि मेरा मनोबल न टूटने पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और कमेंट जरूर किया करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।